शुरुआत में हम देखते हैं कि माए मीवा से कह रही होती है, वाकई एक कमजोर लड़की है। वो तो कर्स स्पिरिट्स को देख भी नहीं सकती। वो तो ऐसे ही कर्स टूल्स को इधर उधर घुमाती रहती है। वो हमेशा ही 4th ग्रेड में ही रहेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिरकार वो रेजिस्टर सॉर्सर बनी ही क्यों है। तब मीवा सोचती है। शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। और तब यहाँ लड़ाई में मीवा सोचती है, वो माए बेवकूफ है। ये लड़की कोई कमजोर लड़की नहीं है, ये तो बहुत ताकतवर है। इसका हथियार बहुत बड़ा है। इसे मारने के लिए मुझे इसके करीब जाना होगा, पर मैं सिर्फ इसे डॉज करने और बचने की ही कोशिश कर रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये ब्लेड यूज करी होती तो मैं अब तक 2 बार मर चुकी होती। ये सिर्फ 4th ग्रेड है, ये तो आसानी से 2nd ग्रेड के कर्सेस को भी हरा सकती है। और ये पता नहीं कैसे इस हथियार को इतनी आसानी से हैंडल कर पा रही है। तब माकी मीवा को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। मीवा पर हमला कर देती है और मीवा उसके हमले से बच जाती है। तब मीवा बड़ी सिंपल डोमेन बनाती है और सोचती है, इस सिंपल डोमेन की मदद से जो भी मेरे 2.21 मीटर एरिया के अंदर आएगा, मैं उसे आसानी से मार सकती हूँ। मेरा ये अटैक सामने से आने वाले एनिमीज पर ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये बहुत फास्टेस्ट टेक्निक है। इस अटैक में मैं अपने ब्लेड के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डालती हूँ ताकि मैं अपने अटैक की पावर को और ज्यादा तेज कर सकूँ। पर मुझे लगता है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक ओपनिंग ढूंढनी होगी। तो माकी सोचती है, उस लड़की के पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, पर हमारी सोच में डिफरेंस है। ये मुझे मारने की बजाय मेरे कर्स टूल को मुझसे अलग करके एक ओपनिंग क्रिएट करेगी। तभी मीवा देखती है माकी अपने हथियार को तोड़ देती है और कहती है, इसने अपने हथियार को तोड़ दिया, पर इससे तो इसे एडवांटेज मिल रहा था। और तभी माकी उस पर अपना हथियार फेंकती है। तो मीवा देखती है कि उसके ऊपर माकी का एक और वेपन आ रहा होता है और सोचती है, ये तो इस हमले को यूज करके अपने गैप को कम कर रही है। और तभी माकी मीवा तक पहुंच के उस पर हमला कर देती है। तो मीवा सोचती है, ये मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है। चलो कोई बात, मैं थोड़ा वापस आकर इस पर दोबारा से हमला करूंगी। और तभी हम देखते हैं माकी उसे दूर फेंक देती है और उसकी तलवार छीन लेती है, जिसे देखकर मीवा शॉक हो जाती है। तब यहाँ मे कहती है, ये लड़की कितनी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इसे 2nd ग्रेड में प्रमोट कर देना चाहिए। तब गोजो कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, पर ज़ेनिन क्लैन बार बार इंटरफेयर करता है। काश वो अपनी पोजीशन को चेंज करके इसे एक्सेप्ट कर ले। तब माए कहती है, पैसों के अलावा इस तरह की पाबंदियों को नहीं समझ सकती। तब गोजो कहता है, तुम बहुत मटेरियलिस्टिक हो, पर मुझे इस बात की चिंता है कि इटाडोरी के आसपास का एरिया हमें दिखाया क्यों नहीं जा रहा। तब मैं कहती है, बस इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके साथ मेरी सेंसेस को शेयर करना बहुत थका देने वाला काम है। तब गोजो कहता है, ये सच है? तो फिर तुम किसकी साइड हो? मैं? तब मैं कहती है, मैं सिर्फ पैसों की साइड हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। अगर तुम किसी चीज से पैसा ही नहीं कमा सकते तो वो चीज किस काम की। तब गोजो हंसते हुए कहता है, तो आज तक तुमने कितना सेव कर लिया है? और सोचता है, पता नहीं ये बूढ़ा क्या प्लानिंग कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि वो इटाडोरी को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। और तभी वहाँ एक कागज रेड फ्लेम से जल जाता है। अभी जीची कहता है, सभी कर्स स्पिरिट जो इस एरिया में छोड़ी गई हैं, उन सबके ऊपर एक एक चाम है। तो जब कोई स्पिरिट मरेगी तो व्यूइंग एरिया का एक चाम जल जाएगा। सभी चाम रजिस्टर्ड कर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग ही जलेंगे। जैसे कि जब टोक्यो स्कूल किसी स्पिरिट को मारेगा तब ये चाम रेड कलर में ग्लो करेगा, और जब क्योटो स्कूल की बारी आएगी तब ये ब्लू कलर में जलेगा। और जबकि माकी यहाँ है, तो जब कोई कर्स अनरजिस्टर्ड रिस्पॉन्स से मरेगा तभी ये चाम रेड कलर में बर्न होगी। तो गोजो कहता है, अब दोनों टीम का स्कोर 1-1 हो गया है। और यहाँ पांडा एक कर्स को मारता है और नोबारा निशिमिया का पीछा कर रही होती है और उसे नीचे आने के लिए कह रही होती है। और तभी निशिमिया उस पर हमला करती है और नोबारा सोचती है, इसका ये विंड हमला बहुत खतरनाक है। ये तब चोट पहुंचाता है जब इसके साथ थर और पेड़ की टहनियाँ भी उड़कर आती हैं। और तभी निशिमिया अपनी छड़ी की मदद से नोबारा को मारती है। तब नोबारा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस पर हमला करने की। तब निशिमिया कहती है, चेहरे पे चोट लगना एक आदमी के लिए गर्व की बात है, पर एक वुमेन के लिए ये बुरी बात है। तुम्हें लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सर सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए है, पर ये सिर्फ लड़कों के लिए वैलिड है। चाहे वुमेन स्ट्रॉन्ग हो, पर उन्हें साथ ही साथ क्यूट भी होना चाहिए, नहीं तो उनकी वैल्यू कोई नहीं करता। और अगर वो केली क्यूट ही है तब भी उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। वो लोग एक फीमेल जुजुत्सु सॉर्सरर से स्ट्रेंथ की डिमांड नहीं करते, वो हमसे परफेक्शन की डिमांड करते हैं। और बुरी बात तो ये है कि माइक को और भी ज्यादा खतरनाक रूल से गुजरना पड़ रहा है। नोबारा कहती है, एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि तुम सिर्फ एक सिर दर्द हो। और निशिमिया पर हमला कर देती है। तब निशिमिया भी उस पर अटैक करती है और सोचती है, ये अभी फर्स्ट ईयर में है और ये अभी से लड़ाई के बारे में इतना कुछ जानती है। मैं चाहे इस पर जितनी मर्जी बार हमला करूं, ये फिर भी अपनी ताकत से खड़ी उठ जाएगी। अगर मैंने और ताकत लगाई तो शायद मैं इसे मार डालूंगी। नहीं, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। मैं इसे इसलिए नहीं मार पाऊंगी क्योंकि इनोमाकी इसके साथ है। और तब उसे याद आता है कामो ने उसे बताया था, कर्स स्पीच यूजर वर्ड्स की पावर को यूज करते हैं। ये बस कर्स एनर्जी को साउंड के साथ मिला देते हैं।
तो इसलिए तुम्हें अपने ब्रेन और ईयर्स को कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट करना होगा। कर्स स्पीच एक टेक्निक है जो कर्स स्पिरिट्स के अगेंस्ट ज्यादा अच्छे से काम करती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें पता है कि वो आ रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो निशिमिया सोचती है, ये तो सही बात है, पर अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं, फिर तुम बस डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे और मैं अपने ब्रेन को पहले से ही बचाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाऊंगी। ये कितना तंग कर देता है, चाहे वो यहाँ हो या ना हो। और तभी नोबारा उस पे दोबारा से हमला कर देती है। अब निशिमिया कहती है, जिस डिमांड्स को मायने पूरा करना है उससे आसान तो परफेक्शन है। वो इलाइट जुजुत्सु सॉर्सरर्स के 3 में से एक क्लैन से बिलोंग करती है। माए एक जैनिन है जहाँ परफेक्शन ही सब कुछ है। उनका कहना है कि जो जैनिन क्लैन की हेरिडिटरी टेक्निक को इनहेरिट नहीं कर पाते उनकी सॉर्सरर लाइफ एक फेलियर होगी। और इससे बुरा ये है कि वुमेन्स को सबसे आगे खड़ा नहीं किया जाता। बिना जैनिन क्लैन के तो इन्हें जुजुत्सु सॉर्सर भी नहीं समझा जाता, और अगर वो जुजुत्सु सॉर्सर नहीं है तो उन्हें तो इंसानों में भी नहीं गिना जाता। माई ने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी प्यार के एक ऐसे परिवार में गुजारी है जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होती। क्या तुम सोच भी सकती हो कि माई और बाकी लोग किस तरह तड़पे होंगे वो सब पाने के लिए जो हमारे पास है। अभी नोबारा उस पर हमला करती है और कहती है, चुप कर जाओ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी बुरी किस्मत होती है उन्हें कुछ भी करने की आजादी मिल जाती है? क्या तुम उन लोगों से खुश हो जिन्हें उनकी पीठ के पीछे बेकार की बातें करने का सौभाग्य प्राप्त है? मैं उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती चाहे वो जिस मर्जी तरह पली हो, और मुझे माकी पसंद है जिसे भी इन्हीं हालातों में बड़ा होना पड़ा। क्या तुम में से किसी ने भी सोचा कि वो किस तरह का पर्सन है जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो? हमें किसने मजबूर किया है इस परफेक्शन और इन डिमांड्स को मानने में? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी एक काम है? और तभी नोबारा अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करती है। तो निशिमिया सोचती है, इसी वजह से वो उन कीलों को फेंक रही थी, तो इसलिए वो मुझसे नहीं टकराई। और तब निशिमिया उसके हमले से बचने लगती है और तब नोबारा उसके झाड़ू का एक हिस्सा तोड़ देती है। तब निशिमिया कहती है, चाहे तुमने मुझे थोड़ा सा नीचे ला दिया हो, पर फिर भी तुम मुझे अभी भी नहीं पकड़ सकती। तब नोबारा कहती है, तुमने गलत कहा, मैं तुम तक पहले ही पहुंच चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी वो बातें बहुत बकवास लगी, तो उसे खुद के लिए ही बचा के रखो, क्योंकि जब मैं तुझसे प्यार करती हूँ तब मुझे अपने बारे में सारी चीजें पसंद होती हैं। और तब नोबारा अपनी डोल पर अपना हथौड़ा मारती है और यहाँ निशिमिया नीचे गिर रही होती है। तब नोबारा सोचती है, अगर मैंने इसे अब अपने हैमर से मारा तो शायद मैं इसे मार डालूंगी। और तब नोबारा निशिमिया पर खिलौने वाले हैमर से हमला करती है। और तब हम देखते हैं अचानक से नोबारा उड़ के दूर जाकर गिरती है और यहाँ हम देखते हैं माई ने उस पर अपनी गन से हमला किया होता है। माई निशिमिया को फोन करके कहती है, चिंता मत करो, वो रबर बुलेट थी, पर अभी जो लाइट चमकी थी वो मेकामारू के अल्टीमेट कैनन की थी ना, पर अब मैं उससे कांटेक्ट नहीं बना पा रही हूँ। और अगर वो अपनी उस स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बाद भी मिसिंग है तो इसका मतलब वो हार चुका है और पांडा वापस आ रहा है। तो तुम्हें उस जगह को छोड़कर वापस हवा में जाना चाहिए, तुम्हारे बिना हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ माकी आ जाती है और कहती है, क्या तुम अपने दोस्तों को फोन करके नहीं बुलाओगी? पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी हरा सकती हूँ। तब माई कहती है, मैं इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजेदार बना सकती हूँ। मैं सबको बुलाकर तुम्हें पिटवा सकती हूँ, पर मैं ये खुद करना चाहती हूँ। तब माकी कहती है, मुझे बड़ी बहन बुलाओ, छोटी सिस्टर। तब यहाँ नोबारा इटाडोरी से माकी के बारे में पूछती है। तो इटाडोरी कहता है, हाँ वो अच्छी इंसान है। तब नोबारा कहती है, मैं तुम्हें ऐसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें माकी जुजुत्सु सॉर्सरर के तौर पे कैसी लगती है? तब इटाडोरी कहता है, अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे जुजुत्सु के बारे में अभी इतना कुछ नहीं पता है, पर माकी लड़ने में बहुत ताकतवर है। शायद वो इसकी पर्सनैलिटी की वजह से है। तब नोबारा कहती है, भूलो मत, वो अभी 4th ग्रेड में है। उसकी फैमिली एक सॉर्सरर्स के क्लैन से बिलोंग करती है, पर इसने उन्हें छोड़ दिया है और अब वो इसकी प्रमोशन के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। तब इटाडोरी कहता है, पर मुझे तो लगा था जुजुत्सु सॉर्सरर्स की फैमिली पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर्स का स्वागत करती है। तब नोबारा कहती है, उन्होंने उसे एक्नॉलेज करना जरूरी नहीं समझा, जिसे उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो लोग बेवकूफ हैं। तब पांडा कहता है, पर फिर भी अगर उसने एक्सचेंज इवेंट में अच्छा काम किया तो उसका नाम चारों तरफ फैल जाएगा। अब उनके लिए माकी को तंग करना मुश्किल हो जाएगा। तब नोबारा कहती है, तो हमें ग्रुप बैटल को किसी भी कीमत पर जीतना होगा। तुम्हें उस लड़ाई को ऐसे लड़ना होगा जैसे तुम दोबारा से मरने वाले हो। तब माकी कहती है, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तब यहाँ माकी सोचती है मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकना होगा। और तब माई माकी पर फायर करती है। तब माकी तलवार की मदद से उस बुलेट को काट देती है। तब माई कहती है, क्या तुम मुझसे बच के भागने की कोशिश कर रही हो? और तभी माकी पेड़ की टहनी काट देती है, जिससे माई नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही माकी की तरफ बढ़ रही होती है, माई उस पर फिर से फायर करती है। माकी उससे बचते हुए उसे एक लात मारती है। तब माई सोचती है, मुझे पहले से ही पता है माकी के पास वो टैलेंट है जो मेरे पास नहीं है। और तब यहाँ माई को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने ऑगिस की बेटियों के बारे में सुना? उनमें से एक तो कर्सिस को देख भी नहीं सकती है, बस वो अकेली टेक्निक्स ही यूज कर सकती है।
तब दूसरा आदमी कहता है, ट्विंस हमेशा बुरी किस्मत लाती हैं। शुक्र है उनकी बेटियां हैं, क्योंकि मैं एक बड़े लड़के को नौकर की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। और तब यहाँ माँ की कैरी होती है। माए क्या हुआ, जल्दी करो। तब माए मना कर देती है। तब माँ की कहती है, अगर हम फिर से लेट हुए तब हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब माए कहती है, मैं कर्सिस की वजह से नहीं जा सकती। तब माँ की कहती है, तुम्हें फिर से वो दिखाई दे रहे हैं। चलो फिर अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। अगर तुम उन्हें नहीं देख सकती तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि वो यहाँ नहीं है। और माए सोचती है, तुम हमेशा ऐसी ही बनती रही जैसे कि तुम्हें कोई डर ही ना हो, और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ती गई, और मुझे इसी बात से तुमसे नफरत थी। तब यहाँ क्लैन लीडर कहता है, क्या तुम हमें छोड़कर जा रही हो माकी? तब माँ की कहती है, हाँ सही कहा, आपके पास बहुत सारे सर्वेंट हैं, तो आपको मेरी कमी कभी नहीं खलेगी। पर चिंता मत करना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगी। तब क्लैन लीडर कहते हैं, तो तुम वापस क्यों आओगी? तब माँ की कहती है, ताकि मैं जेनिन क्लैन की हेड बन सकूं। क्लैन लीडर हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ऐसी मुसीबतों में डालूंगा जहाँ से तुम निकल नहीं पाओगी। तब माँ की कहती है, तो तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्लैन लीडर कहता है, मैं माई के साथ भी ऐसा ही करूंगा। तब माँ की कहती है, माई का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तब माए कहती है, कितनी बड़ी झूठी है, मुझे तुमसे नफरत है। और तब हम देखते हैं माए अपनी गन को दोबारा से रीलोड कर लेती है। और तब माकी माई को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। और तब माकी इधर उधर भागना शुरू कर देती है और माए उस पर गोलियां चला रही होती है। और तभी माकी उसके सामने आ जाती है और माए फायर कर देती है। तो माकी सोचती है, ये तुम्हारी छठी बुलेट थी, अब मैं तुम्हें रिलोड नहीं करने दूंगी। तो माए सोचती है मुझे तुमसे नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। और उसके ऊपर एक और बुलेट फायर करती है और सोचती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया अपने पहले प्यार और अपनी टेक्निक के बारे में। और तब हमें बताया जाता है, कंस्ट्रक्शन वो चीज है जो किसी की कर्स एनर्जी को यूज करके एक मैटर को क्रिएट कर सकती है। ये एक इनलेट डोमेन को बनाने से अलग है। जो मैटर इस कंस्ट्रक्शन से बनता है वो तब भी गायब नहीं होता अगर कर्स एनर्जी खत्म भी हो जाए, और इसी वजह से इसे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लगती है और इससे यूजर की बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और माए अब तक एक दिन में एक ही बुलेट बना सकती है, इसीलिए माए अपने रिवॉल्वर को यूज करती है ताकि वो अपने दुश्मन को अपनी बुलेट काउंट से धोखा दे सके। और तब माए सोचती है, आखिरकार मैं जीत गई। पर तभी माकी अपने हाथ से उस बुलेट को रोक देती है, जिसे देखकर माए हैरान हो जाती है। पर माकी कहती है, मुझे अपने हाथों से ये कभी नहीं करना चाहिए। और तभी माए माकी पर हमला करने लगती है और सोचती है, माकी के पास वो टैलेंट है जो मेरे पास कभी नहीं था। ये भी मेकामारू की तरह एक डील में कैद है, और इसकी डील थोड़ी अलग है। वैसे तो इसे फर्स्ट टेक्निक के साथ ही पैदा होना चाहिए था, पर इसके बदले में ये सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज के साथ जन्मी है। जेनिन क्लैन इसे कभी नहीं अपनाएगा, और यही एक टैलेंट है जो मुझ में नहीं है। तब माकी कहती है, तो क्या अब इसे खत्म करें? तब माए पूछती है, तुमने आखिरकार क्लैन को क्यों छोड़ा? तब माकी कहती है, तुम्हें उसका जवाब पहले से ही पता है। तुमने भी तो जुजुत्सु टेक्वाइन किया है। तब माए कहती है, तुम गलत हो। मैं कभी जुजुत्सु सॉर्सर नहीं बनना चाहती थी। ये सिर्फ तुम्हारी गलती है कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सर बनना चाहती थी। मुझे भी तुम्हारे कदमों पर चलने के लिए मजबूर किया गया है। मैं इन डरावनी चीजों को फेस करते करते थक गई हूँ। हुक्म मानने में क्या बुराई थी? हम थोड़ा और काम करके नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। तुम क्यों मेरे साथ वहाँ नहीं रह सकती थी? तब माकी कहती है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं खुद से नफरत करती। मुझे माफ कर देना। और तब माए फिर से अपने पास्ट को दोबारा से याद करने लगती है, जहाँ वो माकी से कह रही होती है, बड़ी बहन प्लीज मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ना। तब माकी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हम बहनें हैं। तब माए कहती है, तुम झूठी हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ।